नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का अध्ययन करेंगे। यह निबंध मूल रूप से एक व्याख्यान है। तो व्याख्यान यानी भाषण है जो भारतेंदु जी द्वारा दिसंबर 1884 में बलिया जनपद है, एक जिले का नाम है। उस बलिया जिले में ददरी नामक स्थान है बेटा, जहां पर यह मेला एक विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। और उस मेले में जाकर के भारतेंदु जी ने यह व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान की जो विशेषता है वो ये है कि आगे चल करके भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय में भारतेंदु जी ने बोला। हम क्या क्या सुधार करें, क्या क्या बदलाव करें। और बेटा अगर आप इतिहास की समझ रखते होंगे या इतिहास विषय के विद्यार्थी होंगे तो आप ये देखेंगे कि आगे चल करके आजादी की लड़ाई तब भारतेंदु जी 1885 में ही लगभग नहीं रहे और आरंभ में ही उनका निधन हो गया था बेटा, इसलिए 84 तक ही उनका जीवन काल माना जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आगे चल करके बेटा जब 1915 के आसपास गांधी जी के नेतृत्व में एक आजादी की लड़ाई चलती है तो लगभग इस निबंध में बेटा जो जो बातें कही गई हैं कि हम ये कर करके अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं और इन्हीं बदलावों के आधार पर हम आजादी को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं। बेटा भारतेंदु जी ने जो भारतवर्ष की उन्नति के मार्ग बताए वही आगे चल करके गांधी जी ने भारतवर्ष की आजादी की लड़ाई के हथियार बनाए। चाहे बेटा स्वदेशी हो, चाहे अपनी भाषा हो, चाहे स्त्री शिक्षा हो, चाहे स्व उद्योग हो, सारी चीजों की बातें इसमें की गई। स्वदेशी का जो भी नारा था वो यहीं से दिखता है। तो बेटा हम लोग पहले निबंध पढ़ते हैं। एक अच्छा सा प्यारा निबंध है हम लोग के सामने। तो और भाषा के स्तर पे बेटा बता दें कि बहुत सी चीजें आपको ऐसी लगेंगी जो लगेगा कि ये थोड़ा सा अटपटी भाषा है, क्योंकि बेटा हिंदी का ये आरंभिक दौर था तो भाषा अपना एक रूप गढ़ रही थी। चलिए देखते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। तो भारतेंदु जी कह रहे हैं कि आज बड़े ही आनंद का दिन है कि एक छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को, इतने लोगों को बड़े ही उत्साह के साथ एक साथ देख रहे हैं। तो भारतेंदु जी के कहने का मतलब है कि वो इस भीड़ को देख करके, जो भीड़ उनके सामने खड़ी है उनको सुनने के लिए, उसको देखकर बड़े प्रसन्न है। और बेटा कहते हैं आगे, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। करें भारत जैसे आलसी और अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। इसलिए यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हो गए हैं, चाहे ये भीड़ कम है या ज्यादा है, इतनी ही भीड़ से भारतेंदु जी कह रहे हैं मैं खुश हूं, क्योंकि कहीं शुरुआत तो हो रही है। आगे वो कह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अब बेटा देखिए हम लोग रेलगाड़ी बोलते हैं आसानी से, यहाँ पर रेल की गाड़ी, थोड़ी सी बेटा भाषा में अंतर दिखेगा। भारतेंदु जी कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग क्या हैं, रेल की गाड़ी की तरह हैं, रेलगाड़ी की तरह है बेटा। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हुई है। कह रहे हैं कि इसमें फर्स्ट क्लास की, सेकेंड क्लास की अलग अलग जो बोगियां होती हैं, डिब्बे हैं, वो इस गाड़ी में बड़े अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर डिब्बे हैं। पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। कह रहे लेकिन जब तक इंजन नहीं लगेगा तब तक इनमें से कोई चलने वाला नहीं है। हम लोग भी बेटा रेल के डिब्बों जैसे हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। करें ऐसे ही अगर भारतवर्ष के लोगों को कोई चलाने वाला हो, कोई नेतृत्व करने वाला हो, तो उनके इसके उस व्यक्ति के पीछे पीछे उसके नेतृत्व में चलकर भारत के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन
कोई नेतृत्व करने वाला उन्हें चाहिए। नेतृत्व या उनको उनकी शक्ति याद दिलाने वाला, क्या करना है ये बतलाने वाला चाहिए। इनसे इतना कह दीजिए, इनसे बस इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना। बस बेटा उनको याद दिला दीजिए कि क्यों बलवान तुम चुप साधे हुए हो। बेटा ये संवाद है, जब सारे लोग उदास हो गए थे समुद्र के पास पहुंच करके, रामचरितमानस का प्रसंग है। हनुमान जी भी उदास बैठे हुए थे कि सामने इतना बड़ा समुद्र है, और ये जानकारी तो मिल गई थी कि माता सीता रावण के लंका में है, और बेटा समुद्र के किनारे संपाति जी ने बैठे बैठे बता भी दिया था कि अशोक वाटिका में है माता, क्योंकि बेटा वो गिद्ध थे, उनके पास दिव्य दृष्टि थी। लेकिन इस समुद्र को डाक कर कौन जाए, सब हताश थे। तो हनुमान जी भी हताश होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको अपनी शक्ति का भान नहीं था। तो उस समय उस झुंड में, उस ग्रुप में जो सबसे बुद्धिमान, सबसे अनुभवी व्यक्ति थे जामवंत, वो आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि का चुप साधी रहा बलवाना, कि हे बलवान तुम क्यों चुप हो, ये तुम्हारे लिए तो छोटी सी बात है। करे फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलाए, करे लेकिन वो बल याद कौन दिलवाए। करे बेटा हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। बेटा इसमें हिंदुस्तानी राजे महाराजे, जो राजा महाराज लोग हैं वे लोग, नवाब लोग, ठीक है, रईस जो धन संपत्ति वाले हैं, हाकिम, बेटा हाकिम कहते हैं अधिकारियों को। ये अरबी का शब्द है, अरबी में जो अधिकारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाकिम। ठीक है, हर बार हम जो कि पढ़ाते हैं तो बच्चे हाकिम और हकीम में बड़ा भ्रमित रहते हैं। बेटा हकीम वैद्य होता है और हाकिम का मतलब होता है अधिकारी, यानी हमारे डीएम, कलेक्टर जो भी होते हैं, एसडीएम आदि, ये क्या है, हाकिम है। आगे देखते हैं बेटा, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। करें बेटा ये जो राजे महाराजे हैं, बेटा ये राजे महाराजे में नवाब भी आ जाएंगे, क्योंकि दोनों सामंत वर्ग के ही लोग हैं। करें इन लोगों की स्थिति क्या है कि इन लोगों को अपनी पूजा से, भोजन से, झूठी गप से, झूठी गप बेटा अपनी प्रशंसा में उल्टी सीधी बातें कहना, बस करें उससे छुट्टी नहीं है। भारतेंदु जी बेटा ये बात व्यंग के तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो अपनी प्रशंसा करने योग्य है नहीं। ठीक है, आगे करें, हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है। अब हाकिम जो हैं, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनको कुछ तो सरकारी काम रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ जिसको हम लोग गोल्फ कहते हैं, ठीक है, थिएटर में समय गया। करें कि सरकारी कामकाज के बाद जो समय बचता है उसको गोल्फ खेलने में या थिएटर में जाकर के नाटक आदि देखने में वो समय बिताते हैं। बता थिएटर उस समय नाटक ही था, क्योंकि उस समय फिल्मों का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज, करें अगर उनके पास कुछ समय बचता भी है तो उनको ऐसी क्या गरज है कि हम गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बेटा वो अंग्रेज हैं, जब हमारे अपने जो राजे महाराजे हैं, नवाब हैं, रईस हैं, उनको हमारी चिंता नहीं है, तो लंदन से आए हुए इन हाकिमों को, इन अधिकारियों को हमारी क्या चिंता होगी कि हम गंदे काले लोगों से मिलें और अपना समय खोएं। कहना बस वही मसल रही, बस वही मसल रही, वही कहावत रही। क्या कहावत रही बेटा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इसमें ये कहा जा रहा है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें पराये कामों से फुर्सत नहीं है, और हम भारतवर्ष के लोगों की स्थिति ये कि हम अपने गम से नहीं खाली हैं, हम अपनी मुसीबतों से उबरे तो कुछ सोच सकें। करें ऐसी स्थिति में हम लोगों का मिलना मिलाना असंभव है, न हम खाली हैं न तुम खाली हो। अब बेटा आगे चलते हैं, एक पैराग्राफ और देखते हैं। करे पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, तब देखिए भारतेंदु जी की बेटा मान्यता स्पष्ट है, वो मान रहे हैं कि आर्य लोग
भारतवर्ष के नहीं थे, बाहर से आके बसे थे। और वो कह रहे हैं कि जब पहले भी आर्य लोग भारतवर्ष में आके बसे थे तब क्या था बेटा, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं। कह रहे बेटा तब उनके जिम्मे यह काम था कि वो देश भर में क्या करें, ब्राह्मण और राजा मिलकर के नीतियों को बनाएं, विद्या को बनाएं, उसको फैलाएं, लोगों से उनका पालन करवाएं और समाज की उन्नति करें। और अब भी वे लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े करें, लेकिन अगर बेटा ये लोग उन्होंने पहले ऐसा किया है, बड़ा सुंदर समाज बनाया है बेटा, हमारा जो प्राचीन इतिहास है बड़ा गौरवशाली है। भारतवर्ष जैसा प्राचीन इतिहास विश्व में कम ही राष्ट्रों का है। इतना बड़ा साम्राज्य और इतने बड़े बड़े हर क्षेत्र के लोग, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, साम्राज्य विस्तार की बात हो, हर क्षेत्र में भारतवर्ष का बेटा प्राचीन इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। धर्म का क्षेत्र हो, हर जगह भारतवर्ष की बेटा जो उन्नति थी वो असाधारण थी। नगरों का विकास भारतवर्ष में सबसे पहले हुआ, ये सारी चीजें थी बेटा। लेकिन कह रहे हैं कि बीच में सब कुछ गड़बड़ हो गया। और भारतेंदु जी कह रहे हैं कि अगर आज भी ये लोग चाह लें, आज भी वे राजा और ब्राह्मण अगर मिल करके सच्ची इच्छा शक्ति से कार्य करें तो भारतवर्ष प्रतिदिन नहीं बल्कि प्रतिक्षण, क्षण भारतेंदु जी ने लिखा है, मतलब क्षण, प्रत्येक क्षण क्या करे, उन्नति के लिए आगे बढ़े। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। लेकिन इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है जिनके जीव में समाज के लिए काम करना है, जो समाज के अगुआ है, मार्गदर्शक है, राजा और ब्राह्मण, इन्हीं को क्या कर रखा है, निकम्मेपन ने घेर रखा है। इस वजह से ही भारतवर्ष का पतन हो रहा है या हो चुका है, ये भारतेंदु जी कहना चाहते हैं। अब बेटा इसके आगे चल करके हम लोग इस निबंध में अन्य बातों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।